नमस्कार। कार्यक्रम हमारे मेहमान में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मुझे जिंदगी की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि ये जिंदगी हर किसी को अपने आप को साबित करने का एक मौका जरूर देती है। जो लोग इस मौके को पहचानते हैं, अपनी लगन से, मेहनत से समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं। ये समाज और राष्ट्र भी उनका सम्मान जरूर करते हैं। आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर उषा शुक्ला। आप एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय करपावन बस्तर में उप प्राचार्य के पद पर पदस्थ हैं। ये विद्यालय विशेष रूप से आदिवासी जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए स्थापित है। डॉक्टर उषा शुक्ला ने नवाचार के माध्यम से, शासकीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से, अपनी प्रेरणा के माध्यम से और अपनी लगन के माध्यम से न केवल इस विद्यालय के विद्यार्थियों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है, बल्कि इस आदिवासी समुदाय के लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया है और इस राष्ट्र के सम्मान का पथ भी आप प्रशस्त किया है। इन सारी बातों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने डॉक्टर उषा शुक्ला को राष्ट्रीय पुरस्कार से अलंकृत किया है। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इस पुरस्कार तक के इनके पड़ावों के बारे में, इनकी चुनौतियां, इनके संघर्ष और इनकी उपलब्धियां। आइए हम इनकी जुबानी सुनते हैं। डॉक्टर उषा शुक्ला, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद। सबसे पहला जो प्रश्न मन में है उषा जी, वो ये कि एक व्यक्ति के विकास की बात करें या फिर एक राष्ट्र के विकास की, हमें ये बताइए कि शिक्षा, क्या भूमिका शिक्षा की होती है, कितना महत्वपूर्ण है शिक्षा? निश्चित तौर पे व्यक्ति के विकास के साथ साथ राष्ट्र के विकास में शिक्षा की एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका है, क्योंकि विद्या एक ऐसी सुनहरी कुंजी होती है जो व्यक्ति की जिंदगी के द्वार को खोलती है और राष्ट्र के विकास तक ले जाती है। ये जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो शिक्षित होने के साथ साथ अपने गांव, क्षेत्र, अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश को मतलब शिक्षा की एक लहर के साथ जो है वो विकास की दिशा में बराबर से देश के विकास में अपना योगदान देता है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में योगदान हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, सामाजिक सांस्कृतिक या प्रशासनिक क्षेत्र में, क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं और बराबर से कंधे मिलाकर वो आज के वैश्विक परिदृश्य में जो है अपने आप को देश के साथ खड़ा करता है और देश के विकास में, राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा करता है। क्या बात है। मतलब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति हो या राष्ट्र, सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है, कहने का मतलब। और इसी तारतम्य में अब आपसे जानना चाहेंगे कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य क्या है, विशेष करके बस्तर जैसे क्षेत्र में? एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना के उद्देश्य के संबंध में आपने जानना चाहे तो मैं बता दूं कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत जो है केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान के साथ ही जनजाति कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के अधीन और राज्य सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के द्वारा ये जो स्थापित किया गया है और संचालित है ये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। और इसकी स्थापना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है, मूलभूत उद्देश्य, कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जो जनजाति वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उनके सर्वांगीण विकास, शारीरिक, नैतिक, मानसिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास करना इसका मूलभूत उद्देश्य है और निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है। पहले एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की संख्या बहुत कम थी, अब पूरे देश भर में, इवन कश्मीर में भी 2 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित हो चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में भी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं और इसका मूलभूत उद्देश्य है कि ऐसे छात्र छात्राओं के लिए कर्तव्य निष्ठा के साथ, प्रतिबद्धता के साथ जो है उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और विकास की दिशा में देश के विकास में कदम से कदम मिलाकर, कह सकते हैं कि एक वृहद उद्देश्य है, वृहद उद्देश्य है, क्योंकि न केवल एक व्यक्ति के संदर्भ में बल्कि पूरे राष्ट्र के संदर्भ में इनको शिक्षित करने का जो है उद्देश्य, लक्ष्य वो रखा गया है। और बस्तर जैसे क्षेत्र में जहां पर हम देखते हैं कि आदिवासी बहुल ये क्षेत्र है,
वहां पर इसकी महत्ता और बढ़ जाती है, ये कह सकते हैं। निश्चित तौर पे हाँ। इसकी महत्ता बढ़ जाती है विपिन जी। छत्तीसगढ़ में जब मैंने ज्वाइन किया था एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय उप प्राचार्य के पद पर करपण में, हाँ। तो मात्र 8 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय थे। आज वर्तमान में 71 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं। हाँ। और बस्तर में सभी विकास खंडों में जहां पर 50% अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या है, वहां पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। कहना चाहिए उपादेयता है वो बढ़ रही है लगातार। जी, ऐसे में जानना चाहेंगे कि जो भी लक्ष्य तय किया गया है, विकास का जो मार्ग प्रशस्त करना है, इसके लिए क्या संसाधन मौजूद हैं ऐसे विद्यालयों में, और शिक्षण की क्या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ये जनजाति वर्ग के बच्चे अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? निश्चित तौर पे यह एक आवासीय विद्यालय है, तो संसाधन सारे मौजूद भारत सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से जो भी मतलब एक जरिया बना हुआ है उसके माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बच्चों को सारी आवासीय सुविधाएं मिलती हैं, भोजन से लेके, आवासीय सुविधाओं से लेके, गणवेश से लेके, कापी, पुस्तक, पेन, प्रतियोगी परीक्षा शुल्क, आने जाने के लिए वाहन शुल्क, और इनका जो है इनका स्वास्थ्य खराब होता है तो इनको चिकित्सा शुल्क भी दिया जाता है। इनको नाइट ड्रेस से लेके इनके डेली दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं वो सारी इन्हें मुहैया कराई जाती है। और यहाँ तक इन्हें प्रतियोगी परीक्षा सेंटर तक भी हम इनको ले जाते हैं, स्वयं फॉर्म भरवाते हैं, और सिलेक्शन होने की दशा में हम स्वयं काउंसलिंग करते हैं अपने स्वयं की मेहनत से, और बच्चों को वहां तक पहुंचाते हैं। क्या बात। और निश्चित तौर पे इसी कारण इसका प्रतिफल मिल रहा है। पूरा जो एक कहते हैं ना कि पूरा विश्व जो है वो एक कुटुंब की तरह है, तो आज पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को तैयार करने की ये एक हमारे राज्य और केंद्र सरकार की तैयारी है, ये कह सकते हैं। जी, अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे जो राष्ट्रीय पुरस्कार आपको मिला है, ठीक, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए, इसके विषय में हमें कुछ बताइए कि क्या लगता है किन आधारों पर आपका चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया है? जो मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ये मेरी निरंतर कार्य करने की जो जनजाति बच्चों के लिए प्रेरणा थी। बहुत सारे आधार हैं इसके, तो आधार की तो कोई कमी नहीं है। तो मैंने सिर्फ मेहनत किया है और अपने मेहनत को जो है सामने रखा है, और उन्होंने मेरी मेहनत को देखा है तो उन्होंने मुझे सम्मानित किया है। तो ये राष्ट्रीय पुरस्कार है, बहुत सारे आधार हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे नवाचार की बात हो, और कम लागत सामग्री में जॉयफुल लर्निंग की बात हो, आईसीटी के माध्यम से बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है और क्या क्या हम कर रहे हैं उसकी बात हो, समुदाय के साथ आपकी सहभागिता कैसी है, जन भागीदारी आपकी कैसी है, आप प्रवेश परीक्षाओं में कितनी अधिक संख्या में बच्चों को सम्मिलित करवाते हैं, उसके लिए क्या मेहनत करते हैं, कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट ना हो, इस संबंध में ये बहुत सारे मुद्दे हैं। किसी भी बच्चे को मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, पालकों तक आपकी पहुंच कैसी है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो आधार हैं जो। और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आपके द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए आपके द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, किस स्तर पर समाज सांस्कृतिक और खेलकूद एक्टिविटीज में हमारी भागीदारी रही है, हम राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक कहाँ अपने बच्चों को पहुंचा पाए हैं, उनकी प्रतिभा को निखार पाए हैं, और बहुत सारे जो शिक्षा के अलावा जो है सह शैक्षणिक गतिविधियों में हम कहाँ तक आगे हैं, चाहे वो एनएसएस की बात हो, इको क्लब की बात हो, चाहे एनसीसी की बात हो, स्काउट गाइड की बात हो, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा माध्यम है। और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो आपका लेखन है, लेखन के क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में अपने बच्चों के लिए क्या किया, अपना आपका स्वयं का भी कुछ ऐसी योगदान ऐसा क्या है जो बच्चों के लिए आपने किया है जिससे बच्चे प्रोत्साहित हुए हैं, बच्चे आगे बढ़े हैं, आदिवासी वर्ग के, जनजाति वर्ग के बच्चे, और आगे बढ़कर अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के रूप में भी शिक्षक या प्राचार्य की जो योग्यताएं हैं वो इसके साथ ही कहना चाहिए कि जो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र के द्वारा जो है आप लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, उनका क्रियान्वयन किस तरह से हुआ है बच्चों के हित में, और इसके साथ ही आपकी जो व्यक्तिगत क्षमताएं हैं उसका उपयोग आपने किस तरह से इन जनजातीय वर्ग के बच्चों के विकास के लिए किया है। हम आपसे यहाँ इस पड़ाव पे ये जानना चाहेंगे कि आप आज इस मुकाम तक पहुंची हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, हमें अपने बचपन के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में
और अपने परिवार के माहौल के बारे में कुछ बताइए। जी, मैं प्रारंभ से ही एक ऐसे आदिवासी अरण्यांचल में निवासरत रही हूँ जहाँ मैंने आदिवासियों को विभिन्न समस्याओं से जूझते हुए देखा है और शैक्षणिक विकास से कोसों दूर, मतलब जनजाति वर्ग के जो समुदाय के सांस्कृतिक परिवेश और सामाजिक परिवेश में तो रह रहे थे, लेकिन शिक्षा से उनका कोई नाता नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। ऐसे ही बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य की भावना मेरे बचपन से थी और मैं आदिवासी अरण्यांचल क्षेत्र राजनांदगांव जिला अंबागढ़ चौकी के कस्बे में जन्मी हूँ और वहीं से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। मेरी प्राथमिक शिक्षा भी आदिम जाति कल्याण विभाग के पुत्री शाला में। हमारे समय में बहुत कम स्कूल होते थे, मतलब और निजी स्कूलों की संख्या तो नगण्य ही थी। निजी स्कूलों की संख्या और जो गवर्नमेंट के स्कूल भी होते थे वो बहुत ही कम थे। एक प्राइमरी स्कूल होता था, एक मिडिल स्कूल होता था, एक हाई स्कूल होता था, इस तरह से था। लेकिन शिक्षा का स्तर जो है शासकीय विद्यालय में हमेशा बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा था। भ्रांतियां अनेक हैं समाज में, लेकिन सत्य यही है कि शासकीय विद्यालय में भी शिक्षा का स्तर, वहां के शिक्षक का स्तर बहुत ऊंचा होता है, बहुत अच्छा था। इसलिए मैं आज यहाँ पर उपाचार्य के पद पर बैठी हूँ। धन्यवाद उन गुरुजनों को। उसके बाद मैंने मिडिल की भी शिक्षा, हाई स्कूल की शिक्षा जो है मैंने अंबागढ़ चौकी और बीए मैंने किया वहाँ से और प्रामाण्य सूची में स्थान प्राप्त किया। उसके पश्चात मैंने जब बीए किया था उस समय मेरे बहुत सारे दोस्त थे आदिवासी जनजाति वर्ग के छात्र छात्राएं। उनको मैं बहुत कठिन परिस्थितियों से देखती थी कि कैसे नदी पार करते हैं, आते हैं, वाहन की सुविधा नहीं है, कई बार दिन भर भूखे रह जाते हैं। ये सब मेरे मन में एक प्रश्न उठाता था। फिर मैंने उच्च शिक्षा के लिए मैं रायपुर आई, विश्वविद्यालय रायपुर यूटीडी से मैंने एमए किया इतिहास में, फिर एमफिल किया और उसके बाद मैंने पीएचडी किया रेगुलर। और छत्तीसगढ़ पे प्रथम वर्ष है मेरा। छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले ही 1998 में मुझे पीएचडी की उपाधि मिल चुकी थी और मैं थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट रही। उसके पश्चात 97 में मेरी शादी हो गई यहाँ पर और जगदलपुर में, और विवाह के पश्चात निश्चित तौर पे मेरा परिवार जो है बहुत अच्छा पढ़ा लिखा परिवार था, मुझे कोई रोक टोक नहीं थी। विवाह के पूर्व भी मैं उन माता पिता को धन्यवाद करती हूँ कि उस समय के परिवेश में जहाँ पर जेंडर संवेदनशीलता नहीं थी, लड़कियों को घर से नहीं निकाला जाता था। उच्च शिक्षा जो है लड़कियों को वो प्रायः परिवार जो है थोड़ा सा झिझकता था देने में। आज मेरे माता पिता नहीं है यहाँ पर, लेकिन उनको धन्यवाद करती हूँ और मेरे भाई बहनों को धन्यवाद करती हूँ, विशेषकर कि वो मुझे, मतलब मैं बाहर आई, पहली मतलब लड़की थी मैं अपने समाज की जो बाहर शिक्षा लेने के लिए आई थी और मैंने यूनिवर्सिटी शिक्षा प्राप्त किया, थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट रही। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा पुरस्कार के लिए नामांकित हुई मैंने वहां पर और बेस्ट स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी का भी मैंने गोल्ड मेडल पाया। आपकी जो व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में वो बचपन से ही जो है अनवरत आज तक जो है वो जारी है, ये कह सकते हैं। और फिर मैं विवाह के पश्चात भी मैंने अपने अध्ययन की प्रक्रिया को नहीं छोड़ा। यहाँ पर शिक्षाकर्मी वर्ग 1 के रूप में मैंने 98 में ज्वाइन किया था और 2 वर्षों तक मैंने अपनी सेवाएं दी यहाँ पर धर्मपुरा में ही, जगदलपुर में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों को अपनी सेवाएं दी शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य चीज़ों में भी, सांस्कृतिक और खेलकूद की गतिविधियों में उन्हें प्रोत्साहित करती रही। उसके पश्चात व्यक्तिगत कारणों से, जो भी है स्वास्थ्यगत कारणों से, मैं बाद में यहाँ पर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर ज्वाइन किया मैंने शिक्षाकर्मी वर्ग 1 को छोड़कर और 12 वर्षों तक अनवरत वहाँ पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राएं जो अधिक संख्या में आते हैं यहाँ पर उनको अपनी सेवाएं दी शैक्षणिक क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। और सबसे मुख्य बात यह है कि मैंने नक्सल प्रभावित, जो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, सुकमा कॉलेज में भी मैंने अपनी सेवाएं दी। वहीं से मतलब मेरा अंतर मन जो है एक बंदित होने लगा, क्योंकि मैंने जो स्थितियां देखी हैं कि बच्चे 70-80 किलोमीटर से पढ़ने आते थे, रोज कुछ ना कुछ वायलेंस होता था और कॉलेज की स्थिति ऐसी थी कि 3 से 4 बजे के बाद तो बंद ही कर दिया जाता था, क्योंकि बच्चे दूर से आते थे और खराब स्थितियां थी। हम देखते हैं कि स्थिति बहुत बेहतर है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सब ने मिलकर के बस्तर पुलिस के माध्यम से, अर्धसैनिक बलों के सहयोग से और जिला प्रशासन के माध्यम से एक ऐसी स्थिति निर्मित कर दी है कि आज विद्यार्थियों के सामने अपने स्कूल तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं है। सारी चुनौतियों का संघर्षपूर्ण तरीके से एक हल निकाला गया। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न जरूर जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि शिक्षा के माध्यम से
इस तरह के जो अतिवाद समाज में है उनका हल किया जा सकता है? बिल्कुल, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से ही ऐसे अतिवाद को समाप्त किया जा सकता है। और बस्तर अंचल के क्षेत्र में तो ये बहुत जरूरी है। जब बच्चा शिक्षित होता है तो उसे सही गलत का ज्ञान होता है। माता पिता, यहाँ के अधिकांश बच्चों के माता पिता निरक्षर हैं या तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, प्राथमिक शिक्षा भी नहीं है। मेरे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनके माता पिता नहीं है, आश्रमशाला में पढ़े हैं, आश्रम अधीक्षक ने उनको प्रवेश फॉर्म भरवाया और उसके पश्चात वो एडमिशन किया और उसके बाद कोई नहीं है उनका। कई बार गर्मी के दिनों में 2-4 बच्चे ऐसे थे, स्कूल बंद होने की स्थिति में हम उनके लिए ऐसी व्यवस्था करवाते थे कि चावल दाल खाने की व्यवस्था हो सके और कुछ कोर्स कर सके। 2-4 बच्चे ऐसे थे जिनका कोई है ही नहीं, मतलब कोई घर नहीं था, वो विद्यालय, वो आश्रम ही उनका घर। हाँ, ऐसा ही था। तो हम पूरी व्यवस्था करवाते थे और वो बच्चा कुछ सीख सके। ऐसे बच्चे हैं जो आज बहुत अच्छे लीडर के रूप में उठकर आ रहे हैं और मुझे अपने माँ के रूप में वो देखते हैं। क्या बात है, बहुत ये अच्छा बहुत बड़ी लगता उपलब्धि है। जितनी बड़ी उपलब्धि राष्ट्रीय पुरस्कार है, शायद उसके समकक्ष ही ये उपलब्धि है कि एक विद्यार्थी अपने शिक्षकों को अपने माता पिता के रूप में देखे। और यही भारत की संस्कृति भी रही है, जो गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ रही है, यही संस्कृति। इस मुकाम पर आपसे एक प्रश्न और, नवाचार की बात आपने कही थी जो आपके इस पुरस्कार का एक आधार था। इसके माध्यम से हम चाहेंगे कि हमारे जो कार्यक्रम देख रहे हैं ऐसे तमाम विद्यार्थी वर्ग, जो युवा वर्ग है, उनको और समाज के दूसरे लोगों को आप प्रेरित करें। नवाचार क्या किया था आपने, क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये था कि नवाचार के माध्यम से बच्चों में कौशल का विकास हो और एक आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से भी बहुत सारे नवाचार किए हमने। और ज्ञान कौशल के साथ साथ नैतिक विकास भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के साथ साथ यही है, कोई भी सभ्य समाज का निर्माण तभी होता है जब ज्ञान कौशल और नैतिकता तीनों का समावेश हो। तो उस दृष्टिकोण से देखकर बहुत सारे छोटे छोटे नवाचार करते गए। हमें खुद को पता नहीं चला कि हम मतलब ये चल रहा है करके। मतलब एक प्रक्रिया थी, प्रक्रिया थी, होती गई और ऐसा करना, अनुभव आता गया, कुछ नया हम करते गए। सबसे पहले तो मैं जब ज्वाइन की तो मैंने एक किचन गार्डन का निर्माण किया। किचन गार्डन जो है ड्रिप सिस्टम युक्त, तो उसके लिए मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इवन कलेक्टर महोदय के सामने भी जाकर खड़ा होना पड़ा। और हार्टिकल्चर बहुत अच्छे से उस समय के जो वर्तमान कलेक्टर सर थे उन्होंने सहयोग दिया और अभी के भी वर्तमान कलेक्टर सर तो बहुत अच्छा सहयोग देते हैं। जो हमारे कलेक्टर साहब हैं, जो बंसल साहब, और हमारे उपायुक्त हैं और हमारे सहायक आयुक्त हैं, विभाग के ऊपर बैठी हुई हमारी आयुक्त मैडम है, उपायुक्त सर है। मतलब ये कि जो कोई भी प्रशासनिक रूप से जुड़ा हुआ है। और नवाचार में से आपने एक का जिक्र किया, किचन गार्डन, और हम जरूर उम्मीद करते हैं कि और भी जितने नवाचार आपने किए होंगे उसने कहीं ना कहीं बच्चों को भी प्रेरित किया होगा और आपको इस मुकाम तक वो लेकर के आए। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नवाचार था मशरूम की खेती। मशरूम की खेती मेरे यहाँ अभी भी है। ये कोरोना काल में मैंने कर्मचारियों के साथ मिलकर ये किया और मशरूम की खेती के लिए जो भी सामग्री संसाधन है वो उपलब्ध कराए। इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला बृहत रूप में। और कुछ बच्चे बीच में जब आए उनको भी हमने प्रशिक्षण दिया, क्योंकि मशरूम बहुत महंगा होता है और ये वैसा रोजगार का आधार है, रोजगार का आधार बस्तर कह सकते हैं, रोजगार का आधार है। और ये बच्चे ये सीखते हैं कि किस तरह से शिक्षा के अतिरिक्त भी हम जो है कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे समाज में रोजगार भी हम प्राप्त कर सके। आपसे इस मुकाम पर एक प्रश्न और, ये विद्यार्थी जो हैं एकलव्य विद्यालय के जनजाति वर्ग के, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किस तरह से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, क्या तैयारियां करवाई जाती हैं? और इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि ये पुरस्कार आपके लिए एक पड़ाव है या मंजिल? प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से निश्चित तौर पे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जनजाति कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार, राज्य सरकार के निर्देशानुसार हम बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जेई मेंस, आगे वो सेलेक्ट होते तो जेई एडवांस और नीट और पीपीटी, फार्मेसी की परीक्षा और पॉलिटेक्निक की परीक्षा, सीजी इंजीनियरिंग की परीक्षाएं और क्लेट की परीक्षाएं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सेना में जाने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करते हैं, बताते हैं, उनको फॉर्म भरवाते हैं और उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसके लिए शिक्षक जो हैं और कर्मचारीगण पूर्ण सहयोग करते हैं। डाउट क्लासेस होती हैं और एग्जाम के बाद राज्य सरकार जो है वो रायपुर
गोरखपुर में 2 या 3 महीने की कोचिंग के लिए जो है वो ऐसा हम मांग करते हैं कि हमारे बच्चों को ये सुविधा मुहैया करा जाए। कोई विशेष कोचिंग तो होती नहीं है इनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो अपनी बात हम राज्य स्तर पर मीटिंग में जाते हैं तो रखते हैं। तो अभी हमारे कुछ बच्चे गए हुए हैं, सेलेक्टेड बच्चे जो हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और सारे बच्चों को फॉर्म भराया गया है, कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलता है। मेरे बहुत सारे बच्चे जो हैं IIT में अध्ययनरत रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बच्चा IIT में निकल चुका है, और 2-3 बच्चे अभी पिछले वर्ष 2 बच्चे डॉक्टर बने हैं, वो अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत हैं, और एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर बना है। हम पीछे लगे रहते हैं। मैंने इसके लिए एक प्रयास जो है वो लगातार जारी है, ताकि बच्चे जो हैं उनको उनकी मंजिल मिले। इसके लिए एक एलुमनी ग्रुप बनाया है, पूर्व छात्र परिषद, उसमें पूरे शुरू से लेके अभी तक के बच्चे 400-500 बच्चे जुड़े हुए हैं। और उसमें सारी जितनी वैकेंसीज होती मैं अपने स्तर पर जो उनको बताती हूँ कब क्या होने वाला है, और मैं उनके लिए परिश्रम भी करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि बच्चे आगे बढ़े। ये राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं। तो वो चीजें हैं। और दूसरी चीज है कि ये मेरे लिए मात्र एक पड़ाव है, मेरी मंजिल नहीं है ये। मैं बस करती जा रही हूँ काम, ताकि ये बच्चे जो हैं अपनी मंजिल को पा सके और विकास की दिशा में देश के साथ कदम से कदम मिला सके। क्योंकि पंथ दुर्गम दूर मंजिल, तू अकेला है नहीं, राह चूमेगी कदम, अभियान करना चाहिए, अभियान करना चाहिए। ये बात को मैंने दिल्ली तक पहुंचाई है। मेरे स्वयं की लिखी हुई कविता है, मेरे भाव हैं मन के। तो इस बच्चों को मैं हमेशा बताती हूँ कि उन्नति के शिखर पर तुम विजय ध्वज फहराते चलो, अपनी आकांक्षाओं को तुम दीप गंग बहाते चलो, अपने आप को और ऊपर उठाते चलो, और ऊपर उठाते चलो, और ऊपर उठाते चलो। इसलिए मेरी मंजिल है, पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है। बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि खूब उन्नति करें, खूब तरक्की करें, खूब शैक्षणिक विकास करें, अपने देश, राज्य, क्षेत्र का नाम रोशन करें, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, अपने माता पिता को सुख दें, जो बरसों से उस सुख के लिए तरस रहे हैं, उस चीज के लिए तरस रहे हैं, और अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए दुनिया के साथ अपने कदम से कदम मिलाकर चले। इसीलिए आर्चरी के क्षेत्र में मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को मैं आगे बढ़ाऊंगी। बस्तर में तीरंदाजी का बहुत महत्व है। मैं एक रेसिपी, खेल है बस्तर का। हाँ, बस्तर का। और एक रेसिपी मैंने मुझसे पूछा गया था कि आप क्या करोगे, तो मैंने बोली कि रेसिपी, आदिवासी व्यंजनों की रेसिपी की मैं एक बुक तैयार करना चाहती हूँ। और दूसरी चीज है कि आर्चरी के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और तीसरी चीज है कि उनकी जो जनजाति वर्ग की सांस्कृतिक मूल्यों की जो धरोहर है उसका एक म्यूजियम बनाना चाहती हूँ। उसके लिए मैंने धीरे धीरे काम स्टार्ट कर दिया है, और बच्चों से भी अपेक्षाएं मांगी हैं कि जो भी चीज आपके यहाँ, जो भी आपकी सांस्कृतिक मूल्यों की जो वेस्ट पड़ी हुई घर में बेकार है, उसको मुझे ला के दीजिए, उसको मैं तैयार करके। क्या बात है। कहीं ना कहीं एक जो कार्यक्रम है शासन प्रशासन का, कबाड़ से जुगाड़, तो उसके माध्यम से भी जो है कुछ नया रचा जा सकता है। और आपकी एक एक बात, आपकी जो स्वलिखित जो काव्य पंक्तियां हैं, उसमें जो प्रेरणा छिपी हुई है, और आपकी जो उपलब्धियों की चाह है कि समाज को आगे लेकर बढ़ना है और आदिवासी जनजाति वर्ग के लिए जो काम करना है, ये सारी बातें आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंची है। हमारे दर्शकों ने अब ये समझ लिया है, ये जान लिया है कि एक व्यक्ति जो स्वयं प्रेरित होता है अपने परिवेश से, किस तरह वो अपनी लगन से, मेहनत से, समर्पण से पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए स्वयं प्रेरणा बन जाता है। इसका जो जीवंत उदाहरण है वो डॉक्टर उषा शुक्ला जी आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान के रूप में आपके सामने थी। डॉक्टर उषा शुक्ला जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।